स्वागत। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं और बात करेंगे दक्षिण एशिया के एक बहुत ही अहम और प्राचीन जनसमूहों की, द्रविड़ लोगों की। ये एक ऐसा विषय है जो हजारों साल की सभ्यताओं, भाषाओं और संस्कृतियों को एक साथ पिरोता है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि द्रविड़ पहचान कोई सीधी सपाट चीज नहीं है। ये बहुत बहुस्तरीय कॉम्प्लेक्स विषय है। इसमें भाषा है, इसमें आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स की गुत्थियां हैं, प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ाव के सवाल हैं, जैसे सिंधु घाटी। हाँ, वो तो है ही। फिर बड़े बड़े साम्राज्य और जाहिर है एक बहुत ही खास, एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी बड़ी और दिलचस्प तस्वीर के कुछ अहम पहलुओं पर बात करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये सफर। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये द्रविड़ कौन है, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और आज तक ये पहचान कैसे विकसित हुई है। तो सबसे पहले जो द्रविड़ शब्द ही, इसका क्या मतलब है, किनके लिए इस्तेमाल होता है ये? देखिए, द्रविड़ शब्द मुख्य रूप से देखें तो एक भाषाई जातीय समूह है। अच्छा। मतलब एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप। अच्छा। ये वो लोग हैं जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। और आज के समय में अगर देखें तो करीब 25 करोड़। 25 करोड़, हाँ, 2500 मिलियन लोग द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं। ये दुनिया की आबादी का एक काफी बड़ा हिस्सा है ना? बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ी संख्या है ये। तो इस बड़े समूह में सबसे प्रमुख भाषाई समुदाय कौन-कौन से हैं और ये कहाँ बसे हुए हैं मुख्य रूप से? इसमें जो सबसे बड़े समूह हैं वो तेलुगु भाषी हैं, करीब 9 करोड़। 9 करोड़। हाँ, और ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और उनके ठीक पीछे ही आते हैं तमिल भाषी। उनकी संख्या भी लगभग इतनी ही है, करीब 9 करोड़। हाँ, और ये तमिलनाडु और पड़ोसी देश श्रीलंका में प्रमुखता से पाए जाते हैं। और इनके अलावा जाहिर है और भी समूह होंगे। हाँ, बिल्कुल। इनके बाद कन्नड़ भाषी आते हैं। उनकी संख्या करीब 4.4 करोड़ है और ये कर्नाटक के मूल निवासी हैं। फिर आते हैं मलयाली भाषी, लगभग 4 करोड़। केरल वाले? हाँ, केरल और लक्षद्वीप से। और एक और बहुत महत्वपूर्ण समूह है गोंडी भाषी लोगों का। इनकी संख्या करीब 1.3 करोड़ है। गोंडी, ये कहाँ है? और ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ दक्षिण में नहीं है, ये मध्य भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं। अच्छा, तो मतलब ये कहना कि द्रविड़ सिर्फ दक्षिण भारत में है, ये पूरी तरह सही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। हालांकि ज्यादातर लोग दक्षिण भारत में ही रहते हैं और वहां की आबादी का बहुमत है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भी और आज भी इनकी मौजूदगी भारत के दूसरे हिस्सों में भी है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सब जगहों पर भी द्रविड़ भाषी समूह मिलते हैं। और शायद दुनिया भर में जो भारतीय समुदाय फैला है उसमें भी इनकी अच्छी खासी तादाद होगी माइग्रेशन की वजह से। हाँ, वो तो है ही। आधुनिक समय में प्रवासन की वजह से सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, फ्रांस, कैरेबियन देश, पूर्वी अफ्रीका, ऐसे कई मुल्कों में द्रविड़ समुदाय बसे हुए हैं। ये ग्लोबल फैलाव भी इनकी कहानी का एक अहम हिस्सा है। हाँ, और भारत के स्तर पर देखें तो भारत की जो 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, उनमें 4 प्रमुख द्रविड़ भाषाएं शामिल हैं: तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। ये अपने आप में इनके महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। अब जब भाषाओं की बात हो ही रही है, तो ये द्रविड़ भाषा परिवार, ये कितना पुराना है? मतलब इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? ये दुनिया के सबसे पुराने भाषा परिवारों में से एक माना जाता है। बहुत पुराना। भाषा वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि वो मूल भाषा जिसे हम प्रोटो द्रविडियन कहते हैं। प्रोटो द्रविडियन? हाँ, जिससे आज की सारी द्रविड़ भाषाएं निकली हैं, वो शायद 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती हिस्से में बोली जाती थी। 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 4,500 साल पहले। हाँ, लगभग 4,500 साल। ये वाकई एक बहुत लंबा और प्राचीन इतिहास है। कमाल है। अच्छा, क्या इन प्राचीन भाषाओं का असर भारत की दूसरी भाषाओं पर भी पड़ा है? जैसे खास तौर पर जो इंडो आर्यन भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगाली। हाँ, पड़ा है।
और ये भाषा विज्ञान का एक बहुत ही रोचक पहलू है। माना जाता है कि द्रविड़ भाषाओं का खास तौर पर उनके व्याकरण मतलब ग्रामर और वाक्य बनाने के तरीके पर, सिंटैक्स, हाँ सिंटैक्स पर इंडो आर्यन भाषाओं पर काफी गहरा असर पड़ा है। कई विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि जो मध्य इंडो आर्यन भाषाएं थीं, जैसे पाली, प्राकृत, और जो नवीन इंडो आर्यन भाषाएं हैं मतलब आज की हिंदी, बंगाली, मराठी वगैरह, वो एक तरह से द्रविड़ भाषाओं की नींव पर विकसित हुई। इसे भाषा विज्ञान में सबस्ट्रेटम प्रभाव कहते हैं। सबस्ट्रेटम प्रभाव मतलब एक पुरानी भाषा का असर बाद वाली भाषा पर जो शायद ऊपर से दिखता नहीं। बिल्कुल, एक तरह से छिपा हुआ असर। ये तो बड़ी बात है। क्या इसका मतलब ये है कि सबसे पुरानी इंडो आर्यन भाषा यानी वैदिक संस्कृत में भी द्रविड़ भाषाओं के शब्द मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। ऋग्वेद की भाषा जो करीब 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती है, उसमें भी दर्जनों ऐसे शब्द पाए गए हैं जिन्हें भाषाविद द्रविड़ मूल का मानते हैं। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि इन दो बड़े भाषा समूहों के बीच संपर्क और विचारों का, शब्दों का आदान प्रदान बहुत शुरुआत से ही हो रहा था। क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिससे थोड़ा अंदाजा लगे कि किस तरह के शब्द थे ये? हाँ, क्यों नहीं। जैसे ऋग्वेद में कुछ शब्द मिलते हैं जिनका मूल द्रविड़ माना जाता है। कुलाया, कुलाया, हाँ मतलब घोंसला। कुल्फ यानी टखना। दंड यानी छड़ या सजा। कूल मतलब ढलान या किनारा, बिल जैसे गुफा या खोखली जगह। और खल यानी खलिहान। अच्छा, ये तो रोजमर्रा के शब्द लगते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संपर्क सिर्फ सतही नहीं था बल्कि काफी गहरा और लगातार था। ये भाषाई जड़ें तो बहुत पुरानी और गहरी हैं, लेकिन अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन भाषाओं को बोलने वाले लोग, द्रविड़ लोग, उनकी अपनी उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है ना? बिल्कुल, जैसा कहा भी जाता है, ये एक बहुत जटिल शोध और बहस का विषय है। कोई एक सीधा जवाब नहीं है, कई अलग अलग सिद्धांत हैं इस पर। एक प्रमुख विचार तो ये है कि द्रविड़ लोग भारतीय उपमहाद्वीप के ही मूल निवासी हैं। यही उनकी जड़ें हजारों सालों से जमी हुई हैं। इंडिजिनस। हाँ, इंडिजिनस। लेकिन इसके विपरीत कुछ दूसरे सिद्धांत भी हैं। वो क्या कहते हैं? कुछ सिद्धांत उन्हें पश्चिमी एशिया से जोड़ते हैं, खासकर आज का जो ईरान का पठारी इलाका है उससे। ईरान? हाँ, इन सिद्धांतों के मुताबिक उनकी जड़ें शायद नवपाषाण काल यानी जब खेती की शुरुआत हुई उस दौर से भी पहले की हो सकती हैं, और वो शायद खेती के फैलाव के साथ भारत आए होंगे। जैसे कुछ भाषाविद हैं जो इलाम, जो प्राचीन ईरान का एक क्षेत्र था, उसकी भाषा और द्रविड़ भाषाओं के बीच कुछ समानताएं देखते हैं। अच्छा। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो प्रोटो द्रविडियन भाषा थी वो शायद फर्टाइल क्रेसेंट मतलब मध्य पूर्व का वो इलाका जहां खेती शुरू हुई, उसके ईरानी हिस्से से किसानों द्वारा भारत लाई गई थी। लेकिन ये सब अभी सिद्धांत ही है, मतलब कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला है। नहीं, अब ये पक्के तौर पर साबित नहीं हुआ है। ये जानना जरूरी है कि ये सिद्धांत अभी भी बहस का ही हिस्सा हैं और सारे विद्वान इनसे सहमत नहीं हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिक हैं जो प्रोटो द्रविडियन भाषा के शब्दों का पुनर्निर्माण करते हैं और वो तर्क देते हैं कि इस भाषा परिवार के शब्द भारतीय पर्यावरण और चीजों से ज्यादा मेल खाते हैं। जैसे यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर। तो उनका मानना है कि ये भाषा यहीं भारत में ही विकसित हुई। तो ये पहेली अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है, कह सकते हैं। और इस पहेली का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे चर्चित टुकड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अक्सर द्रविड़ लोगों को इससे जोड़ा जाता है। इसके बारे में क्या विचार है? हाँ, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और शायद सबसे ज्यादा इसी पर बात होती है। जब 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तभी से ये विचार सामने आ गया था कि शायद इस महान सभ्यता के लोग द्रविड़ भाषा बोलते थे। अच्छा, शुरुआत से ही? हाँ, सर जॉन मार्शल, जिन्होंने खुदाई का नेतृत्व किया था, फादर हेनरी हेरास और बाद में आस्को परपोला, इरावथम महादेवन जैसे कई बड़े शोधकर्ताओं ने उन्होंने सांस्कृतिक समानताओं और सिंधु लिपि को पढ़ने की कोशिशों के आधार पर यह तर्क दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से द्रविड़ थी। इसके पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं? मतलब क्या सबूत हैं इसके? कई तरह के तर्क हैं।
एक तो सिंधु लिपि के कुछ चिन्हों का विश्लेषण है। वो जो मोहरों पर मिलते हैं। हाँ, वही। जैसे लिपि में एक मछली का चिन्ह बहुत बार मिलता है। अब द्रविड़ भाषाओं में मछली के लिए शब्द है मीन। मीन। और मीन का एक और मतलब तारा भी होता है। तो परपोला जैसे विद्वानों का मानना है कि ये मछली का चिन्ह शायद किसी देवता या नक्षत्र को दर्शाता था। ये एक तरह का भाषाई सुराग माना जाता है। दिलचस्प है। और कोई तर्क? दूसरा, तमिलनाडु में एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। ये नव पाषाण काल के बाद की है, करीब दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की, और उस पर कथित तौर पर सिंधु लिपि जैसे कुछ चिन्ह बने हुए हैं। अच्छा, तमिलनाडु में? हाँ, हालांकि इसकी तारीख हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद की है, फिर भी इसे एक कड़ी के रूप में देखा जाता है, मतलब एक कनेक्शन के तौर पे। ये तो भाषा और लिपि की बात हुई। अब आते हैं जेनेटिक्स पर। आजकल प्राचीन डीएनए से काफी कुछ पता चल रहा है। आनुवंशिकी इस बारे में क्या बताती है? जेनेटिक्स, हाँ, ये एक और अहम पहलू है, और यहाँ से जो तस्वीर उभरती है वो थोड़ी मिलीजुली है और लगातार विकसित हो रही है। राखीगढ़ी जैसे सिंधु घाटी स्थलों से जो प्राचीन डीएनए मिला है, हाँ, हरियाणा में, हाँ, उसके विश्लेषण से पता चला है कि उन लोगों में मुख्य रूप से प्राचीन ईरानी किसानों या शिकारी संग्राहकों का वंश था, लेकिन साथ ही उनमें इस उपमहाद्वीप के जो प्राचीनतम शिकारी संग्राहक समूह थे, जिन्हें आजकल वैज्ञानिक ASI यानी एंशिएंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन कहते हैं, AASI, हाँ, उनका भी अलग अलग मात्रा में मिश्रण था। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ईरानी वंश नहीं था, हाँ, स्थानीय शिकारी संग्राहकों का भी मिश्रण था। बिल्कुल। और आज के जो द्रविड़ भाषी लोग हैं, हाँ, उनकी जेनेटिक बनावट कैसी है? क्या वो सिंधु घाटी के लोगों से मिलती है? हाँ, ये सवाल है। आज के ज्यादातर द्रविड़ भाषियों में देखें तो मुख्य रूप से इन्हीं दो प्राचीन समूहों का मिश्रण पाया जाता है। यानी एक तरफ उपमहाद्वीप के प्राचीनतम शिकारी संग्राहक ASI, हाँ, और दूसरी तरफ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े लोग। इसके साथ ही उनमें पश्चिमी स्टेपी क्षेत्र के जो पशुचारक थे, जिनका संबंध इंडो यूरोपीय भाषाओं के फैलाव से जोड़ा जाता है, हाँ, उनका भी थोड़ा अंश होता है, और कुछ अन्य स्थानीय समूहों का भी योगदान हो सकता है। तो जेनेटिक्स भी एक जटिल कहानी बता रहा है, जिसमें कई अलग अलग आबादियों का हजारों सालों में घुलना मिलना शामिल है। तो क्या इस जेनेटिक और भाषाई जानकारी के आधार पर ये माना जा सकता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो वहां के लोग जो शायद द्रविड़ भाषा बोलते थे वो दक्षिण की ओर चले गए? ये एक प्रमुख परिकल्पना है। बिल्कुल, माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से खासकर एक लंबा सूखा पड़ा था, करीब 200 साल का। 200 साल? हाँ, बहुत भयानक सूखा। उसके कारण दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे ढलान पर आ गई। बड़े शहर खाली होने लगे और लोग शायद बेहतर माहौल की तलाश में पूर्व की तरफ यानी गंगा के मैदानों की ओर और दक्षिण की ओर पलायन कर गए। और ये पलायन शायद उन इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले समूहों के उपमहाद्वीप में आने से थोड़ा पहले या उसी दौरान हुआ होगा, जिनके साथ बाद में द्रविड़ भाषियों का गहरा संपर्क हुआ, सांस्कृतिक लेन देन हुआ। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद द्रविड़ प्रभाव का दक्षिण भारत में फैलना और मजबूत होना, इसे कुछ विद्वानों ने एक अस्थायी नाम दिया है, द्रविड़ीकरण। द्रविड़ीकरण? हाँ, मतलब उस प्रभाव का फैलना। और इसी कड़ी में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो ब्राहुई भाषा बोली जाती है, उसका क्या महत्व है? वो तो बाकी द्रविड़ भाषाओं से बहुत दूर है। हाँ, ब्राहुई भाषा का होना बहुत ही दिलचस्प है। ये एक द्रविड़ भाषा है, लेकिन ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोली जाती है, दक्षिण भारत से हजारों किलोमीटर दूर। सही। इसे अक्सर एक भाषाई द्वीप या अवशेष माना जाता है, लिंग्विस्टिक रेलिक्ट। रेलिक्ट मतलब? दक्षिण भारत में केंद्रित हो गई, लेकिन ब्राहुई एक बची हुई निशानी की तरह रह गई। वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। इन प्राचीन जड़ों और भाषाओं के साथ ही दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों का उदय हुआ। इतिहास का ये दौर कैसा था? हाँ,
ये द्रविड़ इतिहास का एक बहुत ही शानदार अध्याय है, कह सकते हैं। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मध्यकाल तक दक्षिण भारत में पांड्य, चोल, चेर, ये तीनों तो संगम काल के सबसे पुराने राज्य माने जाते हैं। संगम काल। और बाद में पल्लव, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, काकतीय, होयसल और विजयनगर जैसे कई महान साम्राज्यों का विकास हुआ। इन साम्राज्यों ने न सिर्फ राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया, बल्कि द्रविड़ संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, इन सबको खूब बढ़ावा दिया। क्या इन साम्राज्यों का प्रभाव सिर्फ दक्षिण भारत तक ही था या बाहर भी फैला? नहीं, इनका प्रभाव दक्षिण भारत से कहीं आगे तक था, खासकर समुद्री व्यापार के जरिए। अच्छा, समुद्र के रास्ते। हाँ, मध्यकाल में दक्षिण भारत के जो व्यापारिक संघ थे वो बहुत शक्तिशाली और सक्रिय थे। जैसे कर्नाटक का अय्यावोले संघ, इसे 500 स्वामियों का संघ भी कहते थे, और मणिग्रामम संघ, ये बहुत प्रसिद्ध थे। ये व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया यानी आज के इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। तो ये सिर्फ व्यापारी ही करते थे या इनका कोई सांस्कृतिक असर भी पड़ा उन इलाकों पर? नहीं, ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे। एक तरह से देखें तो ये सांस्कृतिक दूत भी थे। इन व्यापारियों और उनके साथ जाने वाले ब्राह्मण, बौद्ध भिक्षु और दूसरे धार्मिक नेताओं ने दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयकरण में, मतलब इंडियनाइजेशन में अहम भूमिका निभाई। भारतीयकरण मतलब उन्होंने वहां भारतीय धर्म, हिंदू और बौद्ध दर्शन, कला, शासन प्रणाली, सामाजिक रीति रिवाज, इन सब को पहुंचाया। लिपियों का भी प्रसार हुआ। जैसे दक्षिण भारत की ग्रंथ और पल्लव लिपियों से ही प्रेरित होकर दक्षिण पूर्व एशिया की कई स्थानीय लिपियां विकसित हुईं। जैसे कौन सी? जैसे खमेर लिपि, जावानीज, कवि, थाई, बर्मी, ये सब। वाव। और इसी दौरान अरब और फारसी मुस्लिम व्यापारियों के साथ भी संपर्क बढ़ा, तो विचारों और चीजों के आदान प्रदान का एक और रास्ता खुला। और फिर एक नया मोड़ आया जब यूरोपीय ताकतें भारत पहुंची। हाँ, वो एक अलग दौर की शुरुआत थी। लगभग 1500 ईस्वी के बाद यूरोपीय संपर्क शुरू होता है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा मसालों की तलाश में आधुनिक केरल के कालीकट यानी कोझिकोड बंदरगाह पर उतरा। ये भारत और यूरोप के बीच सीधे समुद्री रास्ते की शुरुआत थी। इसके बाद पश्चिमी तट पर, खासकर गोवा, दमन दीव और कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में पुर्तगाली बस्तियां बनी। जेसुइट पादरी भी आए और उन्होंने कुछ स्थानीय समुदायों का, खासकर मछुआरों का, जैसे परवर समुदाय, ईसाई धर्म में धर्मांतरण भी किया। ये भारत के इतिहास में एक नए और आगे चलकर बहुत प्रभावशाली युग की शुरुआत थी। चलिए अब थोड़ा द्रविड़ संस्कृति के कुछ खास और अनूठे पहलुओं पर नजर डालते हैं। अगर हम प्राचीन धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो वो कैसी थीं? माना जाता है कि प्राचीन द्रविड़ धर्म में प्रकृति पूजा का और जीववाद, एनिमिज्म। हाँ, एनिमिज्म यानी ये मानना कि पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, इन सब में भी आत्मा होती है। हाँ, इसका महत्वपूर्ण स्थान था और इसका असर शायद बाद के हिंदू धर्म के जो आगम ग्रंथ हैं उन पर भी पड़ा। आगम ग्रंथ मंदिर पूजा और तांत्रिक परंपराओं से जुड़े हैं और कुछ विद्वान उन्हें वैदिक परंपरा से अलग या उससे भी पुराना मानते हैं। अच्छा, आज भी अगर आप दक्षिण भारत में देखें तो ग्राम देवताओं की पूजा, जो अक्सर देवियां होती हैं, पवित्र पेड़ों की पूजा, नाग जैसे जानवरों की पूजा, ये बहुत प्रचलित है। ये शायद उन्हीं प्राचीन मान्यताओं की ही झलक है। क्या प्राचीन तमिल साहित्य जैसे संगम साहित्य, उसमें देवताओं का जिक्र मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। संगम साहित्य जो ईसा पूर्व से लेकर शुरुआती सदियों का है, वो उस समय के धर्म और समाज की काफी अच्छी तस्वीर दिखाता है। उसमें मुरुगन देवता का जिक्र सयोन नाम से मिलता है। सयोन? हाँ, नीले मोर पर बैठे लाल देवता, उन्हें तमिलों का प्रिय देवता माना जाता था। बाद में इन्हें कार्तिकेय से जोड़ा गया। इसके अलावा शिवन यानी शिव, तिरुमाल विष्णु, मायोन कृष्ण, वाली बलराम और कोट्रवई जो युद्ध और विजय की देवी थी, ऐसे देवताओं का भी उल्लेख है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ
स्थानीय द्रविड़ परंपराओं और उत्तर से आई वैदिक या पौराणिक परंपराओं का संगम हुआ, मिलाप हुआ। उस समय राजा की क्या स्थिति थी और कोई खास धार्मिक प्रथाएं थी? प्राचीन तमिल समाज में, जिसे तमिल कम कहते थे, राजा को सिर्फ शासक ही नहीं बल्कि लगभग दिव्य माना जाता था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि जैसा समझा जाता था और वो कोयल में रहता था। कोयल? हाँ, कोयल का मतलब होता था ईश्वर का निवास। आज तमिल में मंदिर को ही कोयल कहते हैं। तो एक तरह से राजा की पूजा भी होती थी। और एक और खास प्रथा थी, वीर योद्धाओं के सम्मान में स्मारक पत्थर लगाना। स्मारक पत्थर? हाँ, नटुकल या वीरगल कहते थे इन्हें। अगर कोई योद्धा युद्ध में वीरता से लड़ते हुए मारा जाता तो उसकी याद में पत्थर लगाया जाता था और लोग उसे पूजते थे। ये माना जाता था कि इससे उन्हें भी वैसी ही वीरता और शक्ति मिलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं वास्तुकला की। द्रविड़ वास्तुकला शैली तो अपने भव्य मंदिरों के लिए जानी जाती है। इनकी क्या खास पहचान है? बिल्कुल, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला दुनिया भर में मशहूर है। इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे मंदिरों के प्रवेश द्वार पर अक्सर एक मंडप यानी हॉल होता है, लेकिन सबसे खास पहचान है ऊंचे कई मंजिला पिरामिड जैसे दिखने वाले गोपुरम। गोपुरम? हाँ, वो तो बहुत ऊंचे होते हैं। हाँ, ये मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वारों पर बने होते हैं और दूर से ही नजर आ जाते हैं। मंदिर के अंदर खंभों वाले बड़े बड़े हॉल होते हैं जिन्हें चौल्ट्री या चवादी कहा जाता है। यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और लगभग हर बड़े मंदिर परिसर में एक पवित्र तालाब जरूर होता है। तालाब? हाँ, कल्याणी या पुष्करिणी कहते हैं। क्या कोई ऐसा मंदिर है जिसे इस शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जा सके? वैसे तो अनगिनत शानदार मंदिर हैं, लेकिन तमिलनाडु के श्रीरंगम में जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, हाँ, श्रीरंगम, उसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यरत हिंदू मंदिर माना जाता है। ये 1506 एकड़ में फैला है और ये द्रविड़ वास्तुकला का एक जीता जागता म्यूजियम जैसा है। समय के साथ कई राजाओं ने इसमें निर्माण करवाया है और इस शैली के नियम और सिद्धांत मयमत और मानसार जैसे प्राचीन वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में मिलते हैं। मंदिरों में मूर्ति कला भी बहुत अहम होती है। क्या द्रविड़ शैली में मूर्ति कला की भी कोई खास बात है? पत्थर की मूर्तियों के अलावा दक्षिण भारत की, खासकर चोल साम्राज्य के समय की, यानी 9वीं से 13वीं सदी की कांस्य मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध हैं। कांस्य मूर्तियां? ब्रॉन्ज? हाँ, ब्रॉन्ज आइडल्स। इनमें सबसे जानी पहचानी शायद नटराज की मूर्ति है, नृत्य करते हुए शिव। हाँ, नटराज। वो कला और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम मानी जाती है और आज हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है वो। कला के दूसरे रूपों की बात करें, जैसे संगीत और नृत्य। दक्षिण भारत को कर्नाटक संगीत का गढ़ माना जाता है। ये भारत की 2 प्रमुख शास्त्रीय संगीत पद्धतियों में से एक है। कर्नाटक संगीत। 15वीं-16वीं सदी के संत कवि थे पुरंदर दास। उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। पितामह? हाँ, माना जाता है कि उन्होंने ही इसके सीखने सिखाने की जो बुनियादी व्यवस्था है, जैसे सरली वर से, जंटी वर से, वो सब तैयार की। उनके समकालीन कनकदास भी एक महत्वपूर्ण संगीतकार और कवि थे। और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में? भरतनाट्यम शायद भारत का सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। उसकी जड़ें तमिलनाडु की प्राचीन मंदिर नृत्य परंपराओं में हैं। देवदासी परंपरा से? हाँ, पहले से सदिर कच्छई कहा जाता था और इसे मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता था। बाद में 20वीं सदी में इसे पुनर्जीवित किया गया, परिष्कृत किया गया और मंच पर लाया गया। इसी तरह केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ये सब भी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। आजकल तो दक्षिण भारत का फिल्म उद्योग भी बहुत बड़ा है। कॉलीवुड, टॉलीवुड? हाँ बिल्कुल, तमिल फिल्म इंडस्ट्री, कॉलीवुड, तेलुगु टॉलीवुड, कन्नड़ सैंडलवुड और मलयालम मॉलीवुड फिल्म उद्योग न सिर्फ भारत के सबसे बड़े फिल्म निर्माता हैं, बल्कि भारतीय सिनेमा की कहानी, तकनीक, संगीत, इन सब पर इनका गहरा असर पड़ा है। अब थोड़ी बात करते हैं पारंपरिक पहनावे की। दक्षिण भारत में लोग पारंपरिक रूप से क्या पहनते हैं? पुरुषों के लिए सबसे आम पारंपरिक पहनावा है लुंगी, जो आमतौर पर रोजमर्रा के कामों में पहनी जाती है। लुंगी। और ज्यादा औपचारिक मौकों पर पहनी जाती है धोती।
इनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं। जैसे तमिल में वेष्ठी जानते हैं, कन्नड़ और तेलुगु में पंचे और मलयालम में मुंडू। लुंगी अक्सर रंगीन चेक वाले सूती कपड़े की होती है, जबकि धोती ज्यादातर सफेद होती है। कभी कभी उस पर सुनहरा या रंगीन बॉर्डर होता है। और महिलाओं का पारंपरिक परिधान? साड़ी। हाँ, महिलाओं के लिए साड़ी सबसे प्रमुख पारंपरिक परिधान है और इसे पहनने के तरीके अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों में थोड़े अलग हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मूल रूप से साड़ी शायद बिना ब्लाउज के ही पहनी जाती थी। अच्छा। हाँ, बाद में ब्लाउज पहनने का चलन शुरू हुआ, जिसे रोविका या चोली कहते हैं। और छोटी लड़कियां पारंपरिक रूप से पावड़ा यानी लंबी स्कर्ट पहनती हैं और थोड़ी बड़ी होने पर किशोरावस्था में लंगा वोनी पहनती हैं। लंगा वोनी वो क्या होता है? उसे हाफ साड़ी भी कहते हैं। ये एक तरह से पूरी साड़ी पहनने से पहले का पड़ाव होता है। स्कर्ट, ब्लाउज और एक दुपट्टा जो साड़ी की तरह लपेटा जाता है। अच्छा, क्या दक्षिण भारत की अपनी कोई खास युद्ध कलाएं या पारंपरिक खेल भी हैं, मार्शल आर्ट्स वगैरह? हाँ, कई प्राचीन युद्ध कलाएं यानी मार्शल आर्ट्स यहाँ आज भी जीवित हैं। केरल का कलरीपायट्टू। कलरीपायट्टू, हाँ सुना है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से एक माना जाता है। तमिलनाडु का सिलंबम, जिसमें लाठी का इस्तेमाल होता है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी दक्षिण के योद्धाओं की तलवारबाजी की कुशलता का जिक्र मिलता है। और पारंपरिक खेल? कई पारंपरिक खेल हैं जो सिर्फ खेल नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सवों और परंपराओं का अहम हिस्सा हैं। जैसे तमिलनाडु का जल्लीकट्टू। हाँ, जल्लीकट्टू, जिस पर विवाद भी होता है। हाँ, वो पोंगल के त्योहार पर होता है, जिसमें सांडों को काबू करने की कोशिश की जाती है। फिर कर्नाटक का कंबाला है, जिसमें धान के खेतों में भैंसों की दौड़ होती है। अच्छा, भैंसों की दौड़? हाँ, और केरल की वल्लमकली यानी स्नेक बोट रेस, वो ओणम के त्योहार पर होती है। बहुत स्पेक्टेकुलर होती है वो। और कबड्डी जैसा खेल तो पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है ही। तो आज हमने द्रविड़ लोगों के इतिहास, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी गहरी जड़ों की एक काफी विस्तृत यात्रा की। उनकी प्राचीन उत्पत्ति के सिद्धांतों से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता के साथ उनके संभावित संबंधों तक, उनकी समृद्ध और प्रभावशाली भाषाओं से लेकर शक्तिशाली साम्राज्यों के उत्थान और उनकी अनोखी और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं तक। हाँ, और ये बिल्कुल साफ है कि द्रविड़ पहचान सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जिसकी जड़ें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हैं और जिसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर आज दुनिया के कई कोनों तक महसूस किया जा सकता है। सही है। उनकी कहानी एक तरह से देखें तो लगातार चलते रहने वाले मेल जोल, मिश्रण और नए रूप लेने की कहानी है। भाषाओं का, लोगों का, विचारों का, संस्कृतियों का। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जिस तरह हमने देखा कि द्रविड़ पहचान हजारों सालों में विभिन्न समूहों के बीच हुए जटिल आदान प्रदान और मिश्रण से बनी है, चाहे वो प्राचीन शिकारी संग्राहक हों, सिंधु घाटी के लोग हों या बाद में आए इंडो आर्यन भाषी या अन्य समूह हों। तो क्या इन प्राचीन संबंधों और इन ऐतिहासिक अनुभवों को समझना आज के हमारे इतने विविध, इतने कॉम्प्लेक्स दक्षिण एशियाई समाज की पहचानों को, उनके आपसी रिश्तों को और कभी-कभी जो तनाव पैदा होते हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।